हेलो नमस्कार दोस्तों, 12 बंकी टेक्स्ट अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी क्रम में हम आपको जो है ना एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें हम एक क्लास आपको सुबह 9 बजे और एक क्लास शाम को 5 बजे आपको प्रोवाइड करा रहे थे। जिसमें हम सुबह 9 बजे की क्लास में साइंस को सॉल्व करा रहे थे चैप्टर वाइज, और शाम को जो होती थी 5 बजे क्लास, उसमें हम आपको सामाजिक अध्ययन सॉल्व करा रहे थे चैप्टर वाइज। और हमने सबसे पहले क्लास 8th को लिया था, जिसमें क्लास 8th की साइंस सुबह 9 बजे और क्लास 8th की सामाजिक अध्ययन शाम को 5 बजे आपको दी जाती थी। उसी क्रम में आज हमारी शाम की क्लास वाली में जो है ना चैप्टर नंबर 5 है, और चैप्टर का जो नाम है वो हमारे चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। आज हम लोग मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी हो, और टायर 3 में इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आइए आपके समय को ना बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। इसमें जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम केवल उन्हीं को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैटर पढ़ने वाला इसमें है नहीं, क्योंकि कक्षा 8 से क्वेश्चन तो पूछता है, लेकिन उतना ज़्यादा इसमें मैटर नहीं होता है कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उन्हीं उन्हीं चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक के प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी, उसे 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से जो है ना शुरू किया गया था। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य संभव है और मौजूद रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, तो ये कौशल विकास योजना का उद्देश्य था। अगर इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछ लेता है कि इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्या था, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट आता है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे हम लोग जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप में कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे कोई भूमि या कोई स्थल है जहाँ पे जिस तरह से लोग फैले हुए हैं, मतलब कौन कितनी कितनी दूरी पर रह रहा है, ऐसे जो फैले होने का जो रूप होता है, यही आपका जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नीचे देखते हैं, विश्व की जनसंख्या का 90%, मतलब विश्व की, मतलब टोटल जो ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसकी जो 90% जनसंख्या से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% लोग भाग पर निवास करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो पृथ्वी, मतलब जो विश्व है, ठीक है, उसका जो 90% से अधिक भूमि है, 90% जो अधिक भूमि है उसके जो 30% भाग पर जो है ना जो लोग जो है ना निवास करते हैं। ठीक है, तो 90% भूमि के 30% भाग पर लोग निवास करते हैं। तो विश्व का जो 90% भाग है वो भूपृष्ठ भाग होता है। जैसे ये आपकी पृथ्वी बनी हुई है। ठीक है, इसका जो ये इतना हिस्सा छोड़ दिया जाए, ये मान लीजिए 10% हिस्सा ये हो गया, ये आपका 90% हो गया। तो 90% जो भाग है ये आपका जो भूपृष्ठ भाग इसे कहेंगे, ये दिया गया है। ये देखिए भूपृष्ठ भाग का लगभग 30%, इसका अगर हम 30% निकालें, मान लीजिए ये 30% भाग हो गया। ठीक है, जो 30% भाग है उस पर जो है ना ज़्यादातर लोग निवास करते हैं, यही इसमें पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, तो यही पॉइंट दिया गया है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, फिर विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, और कुछ क्षेत्र में बहुत घने बसे हैं और कुछ क्षेत्र में बहुत विरल बसे हैं। कहने का मतलब है विश्व में जितनी भी जनसंख्या निवास कर रही है वो बिल्कुल अजीबोगरीब तरह से बसी हुई है, क्योंकि कहीं पर देख रहे होंगे आप ज़्यादा घने लोग बसे हैं और कहीं पर कम घने लोग बसे हुए हैं। ठीक है, ये आपको दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए विश्व की जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग किन 2 महाद्वीपों में रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एशिया और अफ्रीका में मिला के, एक एशिया और एक अफ्रीका मिला के 3/4 भाग जो है ना विश्व की जनसंख्या का इन 2 महाद्वीपों में आपको रहते हुए मिलेंगे। ठीक है, विश्व के कुल 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। अगर विश्व की कुल जनसंख्या की बात करी जाए और उसमें से जो 60% लोग हैं, विश्व की कुल जनसंख्या के जो 60% लोग हैं वो केवल 10 देशों में ही रहते हैं। ठीक है, और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, और इन सभी जो मतलब 10 देश हैं, इन सभी देशों में जो है ना 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, ये आपको 10 देशों की सूची दी गई है। इसी में जो है ना विश्व की जनसंख्या का जो है ना 60% लोग रहते हैं। तो ये जो 10 देश दिए गए हैं इसमें विश्व की जनसंख्या का है ना 60% लोग इन्हीं 10 देशों में रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से देश है, पहला जापान है, रूस है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएसए, चीन और भारत। ये जो सारे देश हैं ये जो है ना विश्व की जनसंख्या का 60% लोग इन्हीं 10 देशों में रहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अगर याद कर सके तो। ठीक है, विश्व की घनी आबादी वाले देश, विश्व की रूपरेखा मानचित्र। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट दिया गया है। फिर आता है
जनसंख्या का घनत्व जो टॉपिक आता है तो उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी। तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व जो है ना वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करेंगे कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो किसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में, कहने का मतलब है पृथ्वी पृष्ठ का जो एक इकाई क्षेत्र होता है उसमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या जो होती है उसी को हम लोग जो है ना घनत्व कहते हैं। समान रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की औसत जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो संपूर्ण विश्व की औसत जनसंख्या का घनत्व कितना है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर के दायरे में आपको 51 व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो है ना विश्व की जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। ठीक है, मतलब है ऐसा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में और इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो आपको देखने को मिलता है वो आपको कहाँ मिलता है, वो मिलता है आपका दक्षिण मध्य एशिया में मिलता है। उसके बाद आते हैं पूर्वी एशिया में मिलता है, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सब आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। जैसे स्थलाकृत हो गया। स्थलाकृत का मतलब है लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे स्थलाकृत में आते हैं तो स्थलाकृत में देखते होंगे लोग ज़्यादातर पहाड़ों में या पर्वतों पर रहना नहीं पसंद करते, वो ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। इसलिए ये जनसंख्या वितरण को जो है ना प्रभावित करता है। आपको पहाड़ों पर लोग कम देखने को मिलेंगे और मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जो ये स्थलाकृति होती है ये आपको जनसंख्या को प्रभावित करने का एक प्रकार का कारक होता है। ठीक है, दूसरा क्षेत्र आता है जलवायु। जलवायु को देखते हैं, जलवायु भी इसी प्रकार होती है। ज़्यादा लोग ठंडे शहरों में या ज़्यादा लोग गर्म शहरों में रहना पसंद नहीं करते। वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा माहौल नरम मतलब गर्म और ठंडा, जहाँ दोनों मीडियम में रहे वहाँ लोग पसंद करते हैं। तो जलवायु का भी प्रभाव जो है ना जनसंख्या वितरण पे पड़ता है। फिर आगे बात करते हैं मृदा की बात करते हैं। अच्छा, जब मृदा आती है तो मृदा के बारे में भी लोग चाहते हैं कि जहाँ हम लोग रहें वहाँ पे कृषि उपजाऊ हो और वहाँ पे हम कृषि कर सकें और लोग अच्छे से वहाँ रह सकें और भोजन और पानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। तो मृदा कभी भी जो है ना जनसंख्या वितरण में प्रभाव पड़ता है और जल का भी पड़ता है। अगर आपने देखा होगा कि लोग जब रहने की बात आती है तो उसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ का पानी अच्छा हो या पीने में पानी खारा ना हो, नॉर्मल तरीके का पानी हो जिससे वो पी के अपनी प्यास बुझा सके और आराम से सुकून से वहाँ रह सके। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, और ये भी एक प्रकार का कारक है जनसंख्या वितरण का। ठीक है, खनिज आता है। खनिज में भी खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्रों में अधिक बसे होते हैं और दक्षिण अमेरिका में हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज इन क्षेत्रों में लोगों के रहने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अच्छा खनिज की बात करते हैं। खनिज की बात करते हैं, जहाँ पे खनिज होता है वहाँ भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका का देश है, यहाँ पे हीरे की खान पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे लोग आकर्षित करता है लोगों को रहने के लिए। और मध्य पूर्व में आते हैं तो तेल की खोज के कारण इन क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब लोग रहेंगे तो इनको अच्छी सुविधा, अच्छा पैसा, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा और इस वजह से ये भी एक प्रकार का कारण हो सकता है जनसंख्या वितरण का। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या वितरण के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारक होते हैं। आर्थिक कारक में कौन कौन से? तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करता है, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों को आकर्षित करते हैं। अच्छा, आर्थिक कारक में आर्थिक का मतलब ही होता है कि धन से, आर्थिक का मतलब धन से होता है। अच्छा, जहाँ पे ज़्यादा रोजगार होंगे वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जीने के लिए पैसा, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ ज़रूरी है और आर्थिक एक उन्हीं में से एक ऐसा चीज़ है जिसे सभी को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जहाँ पे आर्थिक मतलब जहाँ पे रोजगार के अवसर होंगे वहाँ पे आर्थिक मजबूती भी होगी, लोग वहाँ रहना पसंद भी करेंगे। तो ये भी एक प्रकार का कारण हो सकता है जनसंख्या वितरण का। ठीक है, सांस्कृतिक कारक में आते हैं धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों पर लोग आकर्षित होते हैं। ठीक है, अच्छा सांस्कृतिक कारण में आता है लोग अपने धर्म के प्रति बहुत ही सचेत रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर जहाँ पे धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे भी लोग ज़्यादातर आकर्षित होते हैं रहने के लिए। सामाजिक कारण में आते हैं जहाँ अच्छे आवास होते हैं, अच्छी शिक्षा जहाँ मिले, जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था जहाँ अच्छी हो, वहाँ भी लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ लोग घने बसते हैं। जैसे पुणे एक राज्य है आपका, पुणे में बहुत सारी सुविधाएं आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, इसलिए वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर आगे बात करते हैं, कुछ एक पॉइंट है इनको दिए गए। जन्मों में साधारणतः जन्म दर को आंका जाता है। अच्छा, जन्मों में जब आते हैं बात करते हैं तो उसमें हम लोग जन्म दर को मानते हैं। जन्म दर अर्थात मतलब जन्म दर किसे कहते हैं, उसे देते हैं प्रति 1000 व्यक्ति में जीवित जन्मों
की संख्या को मापा जाता है। मतलब कहने का मतलब है जन्म दर उसे कहते हैं कि 1000 व्यक्ति में जितने बच्चे जीवित हैं और जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को हम लोग जन्म दर के अंतर्गत मापेंगे। और मृत्यु दर में आते हैं, मृत्यु दर में प्रति 1000 व्यक्ति पे जितने लोग मरे हुए हैं, मर गए हैं या मरे हुए हैं, ठीक है, उनको जो है ना हम प्रति मतलब मृत्यु दर में मापते हैं, ठीक है। और किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अगर किसी क्षेत्र में लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं तो ऐसी जो परिघटना होती है उसे हम लोग परिवास के रूप में देखते हैं, ठीक है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। अच्छा, जन्म और जो मृत्यु है ये एक प्रकार का प्राकृतिक कारण है, इसे हम भौतिक कारण की श्रेणी में नहीं रख सकते क्योंकि इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। जन्म और मृत्यु जो है ना, समय से जन्म होना और समय से मृत्यु होना ये निश्चित है और ये होता है भी है, ठीक है। तो इसे हम लोग प्राकृतिक कारण के मतलब प्राकृतिक कारण के श्रेणी में रखते हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जो है ना प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर होता है एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग प्राकृतिक दर कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, जनसंख्या संतुलन के कुछ डायग्राम दिए गए हैं, इनको हम देख ले हैं, ठीक है। जब जन्म दर अधिक होता है, ठीक है, जब जनसंख्या जन्म दर अधिक होता है और मृत्यु दर कम होता है, मतलब पैदा अगर 5 लोग होते हैं और मरते अगर 2 लोग हैं तो जनसंख्या क्या होती है, वृद्धि होती है, ऊपर की ओर जाती है और जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरा डायग्राम देखते हैं। दूसरा डायग्राम में दिया गया है जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होते हैं, मतलब अगर जन्म दर भी 3 हो रही है और मृत्यु दर भी 3 हो रही है तो जनसंख्या कैसी रहती है, जनसंख्या स्थिर रहती है। तीसरा डायग्राम देखते हैं, अगर जन्म दर कम है और मृत्यु दर ज़्यादा है तो जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। मान लीजिए जन्म दर 2 लोगों की हुई और मृत्यु जो है ना 5 लोगों की हुई, तो यहाँ पे जो है ना जनसंख्या में कमी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट और आता है इसमें, हम अप्रवास जानते हैं। अप्रवास क्या होता है? अप्रवास जब व्यक्ति एक नए देश में जाता है, कहने का मतलब है जब एक व्यक्ति होता है वो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग अप्रवास कहते हैं। नए देश में जाता है, ठीक है, जब नए देश में पहुंचता है तो उससे हम लोग अप्रवास कहते हैं। और जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है और जब एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, मतलब भारत का रहने वाला व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में चला गया है तो उसको हम लोग उत्प्रवास कहेंगे। और अगर कोई हमारे देश में आ गया तो उसे हम लोग अप्रवास की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अप्रवास किसे कहते हैं? जब कोई हमारे देश में आता है, और उत्प्रवास कोई किसे कहते हैं? जब हमारे देश से कोई जाता है, ठीक है। एक और पॉइंट दिया गया, जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप दिया गया है। इसको देखते हैं हम। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। मतलब अगर देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि की जो दर होती है ना, विश्व में हर जगह जो है ना अलग अलग होती है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। कहने का मतलब यही है कि जनसंख्या जो है ना, विश्व की जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सभी देशों में यह वृद्धि दर अनुभव नहीं की जा रही है, ठीक है। अच्छा, कुछ देश हैं जहाँ पे ये वृद्धि दर जो है ना अनुभव नहीं किया जाती, वहाँ पे नॉर्मल वैसे ही वृद्धि दर होती है जैसे पहले होते थे। लेकिन कुछ देशों में जैसे केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर ऊँची है। अच्छा, कुछ देश जैसे कि केनिया की बात कर लेते हैं तो केनिया में जो है ना वृद्धि दर जो है ना थोड़ी सी ऊंची है, और उन देशों में जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। मतलब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ना जन्म दर और जो मृत्यु दर दोनों जो है ना उच्च है। इस वजह से यहाँ पे जो जनसंख्या है ना और बढ़ती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक और कारण है जनसंख्या बढ़ने का। यहाँ पे जो है ना हाल ही में जो है ना स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ ही मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है, ठीक है। हाँ, केनिया की बात करते हैं, वहाँ जन्म दर मृत्यु दर जो है ना दोनों उच्च है, और वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनको बढ़ा लिया गया। इस वजह से मृत्यु दर और भी कम हो गई है, और जन्म दर जो थी वो पहले की तरह बढ़ी हुई है। इस वजह से यहाँ पे वृद्धि दर और बढ़। अच्छा, अन्य देशों की बात करते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यहाँ निम्न जन्म दर है, मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है, ठीक है। तो ये दिया गया है। तो ये सब गाइस आज के चैप्टर में हमारा था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं जो मैं आपको पढ़ा सकूँ इसमें, ठीक है। बस इन्हीं से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी देखते हैं हम लोग आगे। बस ये आज की क्लास में हमारे पास इतना ही था और मैंने पढ़ा दिया। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जो मैं देख रहा था कि टायर 3 में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये देखा है, वे 3 मुख्य कारक जिनमें से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, देख रहे हैं, ये आपको दिया गया है। और यही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया था बीपीएससी टायर 3 में। किसमें पूछा गया था? बीपीएससी टायर 3 में पूछा गया था, 3.0 में पूछा गया था कि 3 कारक कौन कौन से जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो उसमें आपका उत्तर क्या था? उसमें उत्तर था जन्म और मृत्यु और प्रवास, ठीक है। यही जो था वो आपकी जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण था, ठीक है, ऑप्शन। तो गाइज ये आज का हमारा चैप्टर है। आज के चैप्टर में इतना है, बाकी हम आपको नेक्स्ट अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है 12 26 58 34, इसको ज्वाइन करके आप हर क्लास की फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है, और कमेंट भी करें।
थैंक यू सो मच।